सबको बहुत बहुत नमस्कार। नीले आकाश के लिए पहले कोई डे नहीं मनाना पड़ता था या कोई कार्यक्रम नहीं करना पड़ता था। हरी भरी धरती और नीला गगन, यह हमारा वैभव रहा है और दुनिया का भी था। लेकिन जैसे जैसे उद्योग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, वाहन बढ़ते गए, कचरा बढ़ता गया और धूल बढ़ती गई पूरे व्यवहार में, वैसे धीरे धीरे प्रदूषण ज़्यादा होने लगा। आज भी भारत में या दुनिया में अनेक शहर ऐसे हैं कि जहां नीला आकाश और हरी भरी धरती दिखती है। सागर किनारे जहां अच्छी हवा बहती है वहां जाइए, या ऐसे और भी शहर है कि जहां सब वाहन भी है, उद्योग भी है, धूल थोड़ी है और कचरा भी प्रबंधन ठीक से है, वहाँ नीला आकाश दिखता है। तो आज यूएन को एक दिवस घोषित करना पड़ा कि स्वच्छ हवा से नीले गगन की सफर, और इसके लिए आज हम सब इकट्ठा हुए। और अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये घोषणा की कि हम लगभग 100 शहर जहां आज अत्यधिक प्रदूषण है, वहां आने वाले 4 साल में प्रदूषण के मात्रा में कमी लाएंगे, लोगों को लगा साफ सुथरी हवा का हमारा हक किसी प्रधानमंत्री ने अधोरेखित किया है। साफ सुथरी हवा लेकिन मिलती नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकता बढ़ती है, तो उद्योग बढ़ते हैं, तो ट्रैफिक बढ़ती है, तो कचरा बढ़ता है, तो सब कुछ कारण बढ़ते जाते हैं। ये भी हमें समझना चाहिए। अच्छा, अभी बारिश के दिनों में देखो, अब तो बारिश आती है, बीच में जोर से हवा चलती है, तो कोई प्रदूषण नहीं है। तो दिल्ली जैसे शहर का भी एकदम हवा क्लीन है। अभी मेरे केबिन में 122 शहरों का मिनट टू मिनट पोल्यूशन लेवल क्या है, सभी पैरामीटर्स पर, नॉक्स कितना है, सॉक्स कितना है, PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, ये सब उस मॉनिटर में दिखता है। और मैं देख रहा हूँ सभी जगह अभी एकदम हवा अच्छी है, क्योंकि प्रकृति भी एक कारण है। प्रकृति के अगर अनुकूल होती है तब प्रदूषण नहीं रहता, लेकिन ठंड अब आएगी, हवा जम जाएगी, हिमालय से ठंडी हवाएं और आएगी, और गंगा नदी का मॉइस्चर उसमें आता जाएगा, तब जाके धूलीकण को पकड़ती है हवा, और हवा में ही रहता है। इसलिए स्मॉग जैसी स्थिति तब देखने मिलती है, और कहीं कहीं खेत जलाने का कार्यक्रम भी होता है, बायोमास बर्निंग। तो इसलिए ये होता है। मुझे प्रधानमंत्री जी का बधाई देना है, प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने जिस समस्या को लोग स्वीकार भी नहीं करते थे पहले, और जिस समस्या अपने हाथ में नहीं है ऐसे समझते हैं, ऐसे समस्या के बारे में चर्चा करते हुए ये कहा कि हम 100 शहरों की हवा में अच्छा फर्क लाकर दिखाएंगे। मुझे बधाई देनी है उनको, और उन्होंने ये बहुत एक काम अच्छा किया, और उनकी ये दृष्टि रही है। ऐसा नहीं कि हवा का प्रदूषण 2014 से शुरू हुआ,
2000 या पहले से ही शुरू हुआ। बहुत दिन हो गए, 30-40 साल से लोग धीरे धीरे प्रदूषण की समस्या देख रहे हैं। लेकिन उस समय अटल जी की सरकार थी, तब दिल्ली से अनेक उद्योग बाहर ले गए, सीएनजी बसेस का कार्यक्रम किया, तो प्रदूषण कम करने के उस समय जो उपाय, और मेट्रो रेलवे का प्रारंभ किया। तो ये सब उपाय एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी चले, पर्यावरण पूरक चले, इसके लिए था। बाद में कुछ साल ज्यादा कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 2014 में मोदी जी ने इसे प्राथमिकता दी और 2015 में पहले नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ये स्वीकार किया। सी एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम इज बिगिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। और इस तरह से हवा का प्रदूषण एक समस्या है, ये मानना, डिनायल में नहीं रहना और उस पर काम करना, ये गुण प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने वो काम किया। और अब तो समीर ऐप, मैं आप सबको विनती करूंगा कि ऐसे MEER समीर, ये ऐप डाउनलोड करो, सभी प्ले स्टोर पर मिलता है, फ्री मिलता है। आपको 122 शहरों की हवा आपके हाथ में, उसका मॉनिटरिंग आएगा कि कहाँ कितनी है, प्रदूषण कौन सा है। तो ये एक अच्छी सुविधा है, इससे हमारी भी जागरूकता बढ़ती है। और इसलिए केंद्र ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए 122 शहरों को अपना सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए हमने भेजे हैं, क्योंकि हर शहर के कारण अलग है। कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा है, कहीं व्हीकुलर पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं डस्ट पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं वेस्ट से निकला हुआ प्रदूषण ज़्यादा है। तो जैसे जिस शहर की तबीयत है प्रदूषण की, वैसे इलाज करके ये हमें एक अच्छे शहर में परिवर्तन करना है, प्रदूषण में कमी लानी है। ये चैलेंज है। अब ये शिवधनुष्य है, ये उठाना है। और केंद्र ने एक बड़ा फैसला ऐतिहासिक लेते हुए, आपको याद होगा 2014 में BS3 मानक का पेट्रोल और डीजल मिलता था देश भर में। बाद में BS4 का किया, सारे देश में 2 साल पहले लागू किया। और अब एकदम BS5 का राह न देखते हुए एकदम BS6 क्वालिटी का, उच्चतर क्वालिटी का जो पेट्रोल और डीजल है, वो अब पूरे देश में मिलने लगा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई की। और इसलिए पिछले 6 साल अगर किसी काम के लिए जाने जाएंगे तो इतनी सड़कें बनी कि 2004 और 14 में जितनी बनी उससे दुगुने से ज़्यादा बनने लगी। और पिछले 4 महीने में तो और ही तेजी से बढ़ी है। तो ये सड़कें बनना, ये ट्रैफिक के कंजेशन को ईज करता है। दिल्ली में धौला कुआं से जाते समय आधा घंटा जहां रुकना पड़ता था और धीरे धीरे वाहन चलने से प्रदूषण बढ़ता था, वहां अब रुकना ही नहीं पड़ता। वहां रोड ऐसे कर दिए विज्ञान के आधार पर कि एकदम सीधा प्रवास होता है और प्रदूषण नहीं होता है। तो ये रोड्स का ज़्यादा निर्माण, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, उद्योगों का भी सारे जो मानक थे प्रदूषण के, वो हमने उच्च दर्जे पर लेकर गए। यानी वी हैव एनहांस द एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर द इंडस्ट्रीज। और मुझे खुशी है कि उद्योगों ने भी
अपने तकनीक में बदलाव किए, लागत बढ़ाई और आज 4,500 प्रदूषणकारी उद्योगों का भी मॉनिटरिंग मेरे केबिन में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ हर प्रदूषण के घटक पर वो जो उद्योग है वो कैसे बिहेव कर रहा है वो हर 15 मिनट में अपडेट आता जाता है। तो ये एक काम प्रत्यक्ष करके हमने दिखाया। अब बारी राज्यों की है। राज्यों ने भी प्रदूषण के खिलाफ काम करने के लिए पैसे रखने पड़ेंगे। पहला काम यह करना पड़ेगा कि वन विभाग के लिए पहले कितने बजट होता था 10 साल पहले, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, या हम जो पैसे दे रहे हैं कैंपा के या किसी में, वो पैसे उसमें ऐड किए जाते हैं और वो मूल बजट नहीं बढ़ रहा है। तो बजट बढ़ाना ये राज्य सरकार का काम है। प्रदूषण के खिलाफ की लड़ाई सबकी है। केंद्र सहायता देगा, नीतियां निर्धारण करेगा, नेशनल हाईवेज का निर्माण करेगा, BS6 स्टैंडर्ड के वाहन मिलेंगे और फ्यूल भी मिलेगा, लेकिन राज्यों को अब जिम्मेवारी उठानी है। और शहरों को तो यह लगभग सारे कॉरपोरेशन सिटीज है। कॉरपोरेशन सिटीज को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने शहर के प्रदूषण की विशेषताओं का अध्ययन करके अपने शहर का प्रदूषण कैसे कम हो इसका स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक प्लान में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। मूल मुद्दा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेट्रो है तो मेट्रो, लोकल है तो लोकल, वो नहीं है तो अच्छी बस सेवा। ये जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे उतना प्रदूषण कम होगा। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, 2 पहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैं चलाता हूं। मेरे घर में 2 पहिया व्हीकल है। मेरे घर के जो कामकाज के लिए जाना पड़ता है, वो सारा बाजार में जाकर कुछ सामान लाना है, तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से जाता है, तो हम प्रदूषण नहीं करते। मैं संसद में जाता हूं, वो गाड़ी भी मेरी प्रदूषण न करने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। तो लोगों को भी चाहिए कि जितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का उपयोग करें। और दिल्ली में 3 पहिए रिक्शास अब इलेक्ट्रिकल आ गई है। ये इलेक्ट्रिकल रिक्शा का भी बहुत महत्व है। इसके साथ साथ 3 नए निर्णय राज्यों को करने पड़ेंगे। दिल्ली में हमने सक्सेसफुल प्रयोग किया है कि ब्रिक क्लीन जो ईंट भट्टे हैं उनको झिगझैग टेक्नोलॉजी का आग्रह करना पड़ेगा, उनको थोड़ी मदद भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो करने से ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण में 50% कमी आएगी। अनेक उद्योगों को जो आज प्रदूषणकारी फ्यूल्स पर चलते हैं, तेल जलाकर चलते हैं, उसके जगह वहाँ पाइप नेचुरल गैस वो जब मिलने लगेगा तो उनको सबको फायदा होगा। रोड्स अच्छे बनाना ये शहर के नगर पालिकाओं का, नगर निगमों का काम है। और रोड अगर अच्छे हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा रुकती नहीं, ट्रैफिक स्मूथली चलती है। दूसरे शहरों से सीखना भी है। मैं हमेशा मानता हूँ अगर इंदौर 4 साल लगातार स्वच्छता के मानक पर पहले नंबर पर है, तो बाकी शहरों ने वहां अपनी टीम भेजनी चाहिए। वो टीम भेजकर सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या ऐसा किया है कि वो स्वच्छ शहर है, हम भी बनेंगे। यही तो एक अच्छा भाव प्रतिस्पर्धा का आता है, यही तो सहयोग है। मोदी सरकार ने और एक काम किया कि 2016 में कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यानी जो भवन का निर्माण होता है तब जो धूल उड़ती है और जो भवन गिराते हैं तब जो धूल गिरती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। और इसलिए उसका नियमन कैसे करें, इसके रूल्स हमने बनाए। उस रूल के मार्फत आज अनेक, दिल्ली में 3 कारखाने लगे हैं
जिसमें ये साइड रोड के साइड के टाइल्स, डिवाइडर और बाकी रोड के उपयोगी चीज़ें उससे बनने लगी। जो राडा रोडा होता था वो आज एक अच्छा उत्पादन में तब्दील हो गया। और इसलिए अपने शहर के सिग्नल में सुधार करना, अपने शहर में सफाई की व्यवस्था में सुधार करना, अपने शहर में कचरे प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था करना, ये सब करना सिटी को ज़रूरत है। जो उद्योग वहाँ प्रदूषणकारी है उनके बारे में भी क्या करना है वो वहाँ के राज्य सरकार के साथ तय करना चाहिए। उस पर डिस्करेजिंग लोकल टैक्सेस भी लगा सकते हैं। प्लांटेशन और फॉरेस्ट निर्माण करना ये एक महत्वपूर्ण काम है, लोग उसमें सहभागी होते हैं। हमें शहर को हरा भरा बनाना है, उससे प्रदूषण का मात्रा कम होती है, ये अब सबको अनुभव है। और इसलिए लेकिन ये काम केवल सरकार का है, लोग केवल टिप्पणी करते रहेंगे ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। पहला काम, अपने नज़दीक के 1 किलोमीटर के दायरे में जो काम है, बाजार जाना है, बाकी सब करना है, उसके लिए हम चल के जा सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्य काम है, उससे भी प्रदूषण बचता है। दूसरा काम करना है कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सोलर बिजली का निर्माण, ये भी काम कर सकती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, कार पूल करना, कंजेशन को टालना। एक हाथ रोड अगर कंजेस्टेड है तो थोड़ा सा और थोड़ा चक्कर लगाएंगे चलेगा, लेकिन प्रदूषण कम होगा। अपने वाहन का मेंटेनेंस रखना, उसका पीयूसी लेना, ये भी लोगों का कर्तव्य है। और ये इसके लिए भी लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए और न पालन करने वालों को दंडित भी करना चाहिए। तभी जाके ये जो पोल्यूशन है वो कम होगा। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम और जनता के भागीदारी से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री ने हमारी मन की इच्छा कही है कि 100 शहरों का प्रदूषण कम करके दिखाएंगे। आइए हम सब उसमें मिले और काम करें अपना अपना। तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री ने 4 साल में कहा है, लेकिन हम 3 साल में ही उसमें बहुत फर्क लाकर दिखाएंगे। दैट इज व्हाट द होल प्रोग्राम इज। It has to be a central government policy and plans and major road constructions and policy framework, along with the state government's contribution and laws and rules, as well as corporations, cities and the people's partnership. Then only we will have a city specific plan and city specific solution to the pollution. As it is said that we have to be part of the solution. For that, we need to work together. This is what the message of this first International Clean Air for Blue Skies Day. Thank you and all the best.